हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनकी इन्हें आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की आप शेयर करते रहते हैं, इसे भी करिए। धन्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक का आरंभ है और उसका परिचय है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इस सब तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो कल हमने पढ़ा था आव्यूह, उस आव्यूह में हमने सीखा कि किस तरीके से किसी रैखिक समीकरण को हल करते हैं। उसी आव्यूह का एक दूसरा परिवर्तित रूप है जिसे हम क्या कहते हैं, सारणिक। जैसे ये रैखिक समीकरणों का एक समुच्चय है, दो रैखिक समीकरण है। अगर हमें इनके सोल्यूशन निकालने हो, हल प्राप्त करना हो, तो हम क्या करते हैं, इसके गुणांकों से एक आव्यूह बनाएंगे और यहाँ गुणा होगा इनके चरों से x और y का एक आव्यूह बनाएंगे और ये तीसरे अचरों के आव्यूह के क्या होता है, बराबर। इसी को हम हल करते हैं तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन इससे होता है। इस सारणी के लिए हमें ज्ञात करना है अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन। अद्वितीय हल ज्ञात करना है। अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए जो अद्वितीय हल की शर्त होती है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा ना, रैखिक समीकरणों में किसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होगा, अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे या निश्चित हल होगा, इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई रैखिक समीकरण है इस तरीके से, तो उस रैखिक समीकरणों के लिए x के गुणांकों का अनुपात अगर y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इसे ऐसे अगर हम हल करें, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज नॉट इक्वल टू a2 b1, पक्षांतर कर लिया जाए तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है ये किसी रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होने की शर्त है और इसी परिमाण को हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, लाइक दिस, a1 a2 b1 b2। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, a1 b2 और माइनस a2 b1, ये हमें प्राप्त होगा। तो जो यहाँ परिणाम प्राप्त हो रहा है वो देखो ऐसे अद्वितीय हल के जैसा ही है कि नहीं। अगर इस सारणी का मान हम कहेंगे शून्य नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिए गए रैखिक समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, समझते हो? अद्वितीय का तात्पर्य है केवल और केवल एक हल होगा, यानी x और y के स्पष्ट एक एक मान हमें प्राप्त होंगे। इसे कहते हैं अद्वितीय हल। ये स्पष्ट है? अब इस आव्यूह के लिए जो हम लोग आव्यूह पढ़े थे पिछले टॉपिक में, उस आव्यूह से जुड़ा हुआ ये बात है, तथ्य है, ये हमने आपको बताया। तो हम इस आव्यूह को अब इस सोल्यूशंस के रूप में देखना चाहते हैं। सोल्यूशंस के रूप में देखने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, सारणिक। सारणिक की परिभाषा ये है, अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो ये परिभाषा आप नोट कर सकते हो, डेफिनेशन सारणिक की, कि अगर मान लीजिए यम वर्ग आव्यूहों का क्या एक समुच्चय है और k सभी संख्याओं का समुच्चय है, तो उसके लिए f सच दैट m टेंड्स टू k, यानी m और k के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसके लिए फंक्शन ऑफ a की वैल्यू हमेशा क्या प्राप्त होती है, k प्राप्त होती है। तो इसके द्वारा परिभाषित है, जहाँ पर a क्या होगा, एलिमेंट होगा m का। m का मतलब वर्ग आव्यूहों के समुच्चय का एक अवयव है a, और जो स्मॉल k है वो किसका समुच्चय है, कैपिटल k का। तो इस तरीके से एफ ए जो ये मान है फंक्शन के लिए, a के लिए मान, इस मान को ही a का क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। तो a का सारणिक जो लिखने का तरीका उसको ऐसे लिखते हैं, a, अंग्रेजी में बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड इट विल बी रिटन एज द सिंबॉलिकली मॉड ऑफ a। तो ये होता है सारणिक और ये है सारणिक की परिभाषा और ये सारणिक बनाने का कारण है। अब हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सारणिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, सारणिक के क्या गुणधर्म होते हैं, इसके प्रकार पढ़े जाएंगे, कितने प्रकार के सारणिक होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उप सारणिक क्या होता है और इसके बाद व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे और अंत में हम हल निकालना सीखेंगे, रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, इतनी बातें हमें इस सारणिक में पढ़नी है और ये इंटर के सिलेबस में है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं कि आगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अब सीखते हैं आव्यूह की कोटियाँ, इसकी कितनी कोटि होती है। तो जैसे हम लोग आव्यूह में पढ़े थे 2 × 2 3 × 3, वैसे इसका भी कोटि होगा, ऑर्डर होगा। तो अगर हम कहें फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या होगा, सिर्फ एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा। इसका ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, उदाहरण के लिए हमने बना दिया यहाँ पे a, तो ये बन गए, और सॉरी डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे। ये जो कोष्टक लगाते हैं वो आव्यूह का सिंबल है और ये जो सीधी रेखा खींचते हैं ये सारणिक का डिटर्मिनेंट का। दूसरा, अगर सेकेंड ऑर्डर की हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की जो कोटि होगी वो होगी 2 × 2, अर्थात 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होगी। ये इसकी कोटि बनेगी। इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं उदाहरण के लिए 2 3 4 एंड 6। ये जो बना हुआ है इसमें 2 पंक्तियाँ दिख रही हैं और 2 स्तंभ दिख रहे हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, और दूसरा जब गुणा किया जाएगा 3 × 12, तो इसमें हमेशा ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो ये भी 12, वैल्यू क्या आया, 0। अब देखो 0 आ गया, इसका मतलब है कि जिस किसी भी रैखिक समीकरण का ये आप सारणिक बना है उसका अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी केवल एक हल नहीं होगा, कई हल होंगे। तीसरा,
या थर्ड ऑर्डर, 3 ऑर्डर की बात करें तो जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसकी कोटि 3 × 3 होगी। और इसमें एक बात आप जानते हो कि अगर आर्डर में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम स्क्वायर डिटर्मिनेंट कहेंगे, वर्ग सारणिक। तो 1 × 1, 2 × 1, 3 × 3 ये सभी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये 3 × 3 ऑर्डर का है। जो 3 × 3 ऑर्डर का है इसका उपयोग करते हैं हम 3 रैखिक समीकरण दिए होने पर उनके हल ज्ञात करने के लिए। 2 × 2 ऑर्डर का ज्ञात करते हैं तब जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण दिए गए हों, और 1 × 1 का 1 चर वाला एक रैखिक समीकरण हल करने के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ एक रैखिक समीकरण की आवश्यकता है, यहाँ 2 रैखिक समीकरण की आवश्यकता है, और यहाँ 3 रैखिक समीकरण की। और जितने रैखिक समीकरण उतने चर होने चाहिए। अगर हमें 3 चरों का मान ज्ञात करना है तो 3 समीकरण हमारे पास होने चाहिए। 2 चरों का मान ज्ञात करना है तो 2 समीकरण होने चाहिए। 1 चर का मान ज्ञात करना है तो 1 समीकरण होना चाहिए। ये इसकी स्पष्ट वैल्यू है। इसे हमने प्रसार करके दिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट पंक्ति के पहले अवयव से जब गुणा करोगे तो ये पॉजिटिव साइन होगा, और सेकंड से गुणा करोगे तो नेगेटिव साइन होगा। यहाँ पर अगर 3 × 3 ऑर्डर का है इसका प्रसार करना हो तो इसमें हम क्रम से चिन्ह लगाते हैं ऐसे। पहले का होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये साइन हम यूज़ करते हैं, मतलब क्रम से, एक अंतर क्रम से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहीं से भी शुरू करो। ऐसे पंक्ति में प्लस माइनस प्लस, इधर स्तंभ में शुरू करोगे तो प्लस माइनस प्लस। तो पंक्ति या स्तंभ कहीं भी लगाओगे तो जो ऑर्डर बनेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का ही ऑर्डर बनेगा। इतना स्पष्ट है। अब इसके बाद इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे, तो इस सारणी का मान निकालने के लिए हमें किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के लिए प्रसार करना होगा, ठीक है। अगर 3 × 3 का कोटि का कोई अवयव है तो उसका मान निकालने के लिए हमें उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों के संगत में प्रसार करना होगा। जो प्रसार करने पे आएगा वही इस सारणी का मान हो जाएगा। तो ये बात स्पष्ट है, चिन्ह समझ में आया क्रम से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको एक्सपेंड करके दिखाते हैं। इसको प्रसार करेंगे A1 से, तो A1 के लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और इस A1 का जब प्रसार करोगे तो इससे जुड़े हुए स्तंभ और इससे जुड़ी हुई पंक्ति को ढक देंगे, तो बचेगा B2 C3, तो गुणा होगा B2 C3 और माइनस B3 C2। फिर दूसरे B1 के लिए आप नेगेटिव साइन का यूज़ करोगे, B1 और इंटू B1 दूसरे पंक्ति के लिए, पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, तो इसको ढका जाएगा, इसको ढकेंगे तो हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2। और तीसरे के लिए प्लस C1 और इंटू A2 B3 और माइनस A3 B2, A2 B3 और माइनस A3 B2। तो इस तरीके से हम इसी सारणी का प्रसार करेंगे और प्रसार करके परिणाम ज्ञात करेंगे। बात स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें हल करना है और वो एक्सरसाइज 4 पॉइंट से बिलोंग करते हैं। तो इसमें देखो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए इसका सारणी वैल्यू निकालेंगे। तो हल करते हैं कैसे, इसमें 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ, यानी ये 2 × 2 ऑर्डर का है, इसका सीधा गुणा होगा x² - x + 1 इंटू x + 1। एंड जब सेकंड का गुणा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा x + 1 इंटू x - 1। तो इस x का x² में गुणा करोगे x³ माइनस x का x में गुणा x², x का 1 में गुणा x, एंड देन 1 का सब में गुणा करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक गुणन को प्रभावित नहीं करता। और ऋण का यहाँ देखो क्या होगा, x + 1 x - 1, ये तो फॉर्मूला है, a + b इंटू a माइनस b, और ये होता है a² माइनस, तो ये हो जाएगा x² - 1²। एंड नाउ वी हैव x³ माइनस x² प्लस x एंड प्लस x² माइनस x + 1 एंड माइनस x² माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऋण से करना है गुणा। अब आप देखो तो ये x² इस x² से रिजेक्ट हो जाएगा, ऋण x धन x के साथ रिजेक्ट हो जाएगा। जो बच रहा है उसको नोट कर लेते हैं, वो है x³ एंड +1 + 1 विल बी 2 एंड माइनस x² एंड सो क्या, x³ माइनस x² + 2 इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। और इसका हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए फिर इसका भी प्रसार करोगे, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से हमें प्रसार करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा उस पंक्ति या उस स्तंभ से प्रसार करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिक हो। शून्यों की संख्या अधिक होने के कारण प्रसार क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे ही पंक्ति या स्तंभ को लेना जिसमें शून्यों की संख्या ज़्यादा हो। जैसे इस प्रश्न में देखें तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में 2 शून्य है, इसलिए 2 मान तो हमारे जल्दी से हल हो जाएंगे, एक ही मान हल करेंगे, सारणी का मान जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम प्रसार तो करेंगे, लेकिन किससे, R2 से, दूसरी पंक्ति से प्रसार करेंगे। अब दूसरी पंक्ति से प्रसार करने के लिए चिन्ह को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे साइन क्या लगाते हैं, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चिन्ह ध्यान में रखिएगा, चिन्ह बहुत जरूरी होता है। तो इस 0 के लिए प्रसार करोगे ऋण, और 0 के साथ कुछ भी आएगा उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आएगा क्या वो लिख के दिखाते हैं आपको। सेकंड के लिए इसको ढका जाएगा, इसको ढकेंगे ऋण 1 और 5, ऋण 1 ऋण 5 और ऋण 2 और 0, ये आएगा। फिर पॉजिटिव 0 के लिए प्रसार करोगे, तो इसके लिए प्रसार करेंगे जब हम, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को ढकेंगे तो बच रहा है 3 3 नेगेटिव 2 एंड 0, और लास्ट में है
ऋण 1, इसके लिए साइन क्या लगाएंगे, चिन्ह ऋण लगाएंगे। और इस स्तंभ यानी तीसरे स्तंभ को और दूसरी पंक्ति को ढकेंगे 3 3 -1 -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से गुणा करोगे तो ये 0 ही आएगा, 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। ऋण ऋण का धन 1 हो जाएगा, 3 5 15 और ऋण 3 आएगा गुणा करने पे, और यहाँ भी ऋण होता है तो +3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ऋण 12 आएगा। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी -12 एंड दिस इज द आंसर। ये 7वां प्रश्न कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। तो ये दो साइड में डिटर्मिनेंट हमको दिया है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। हम दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 1 कम 2 और -4 5 20। 2 का x में 2x² 80 चौको 24। 2 से 20 घटाओगे ऋण 18 और ऋण 24 को दूसरे साइड में लाएंगे तो धन 24 हो जाएगा बराबर 2x², या 18 24 का अंतर 6 आएगा बराबर 2x², या x² बराबर हम कह सकते हैं 6/2। और 2 से जब डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव r नेगेटिव √3। ये x की वैल्यू हो गई और ये आंसर हो गया। तो ये हो गया साड़ी का परिचय और उसमें विशेष बातें कैसे सॉल्व करते हैं इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे कल पढ़ेंगे।